हम इससे पहले पार्ट 1 में बात कर चुके हैं अयूब खान के ज़माने तक। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसका पस मंज़र समझना चाहिए कि आखिर हम इतना पीछे किस बात पे रह गए। तो मुआशियात, इकनॉमिक्स हमारा मजमून शुरू से था तो नहीं, क्योंकि हज़ारों साल की ग़ुलामी के हम आदी हो चुके थे और हम अपने फ़ैसले दूसरे लोगों के सुपुर्द करके बैठे हुए थे। जब हमारा गोल्डन पीरियड था, मुग़लों का ज़माना और पठानों का इससे पहले जो ज़माना था, उस वक़्त भी गिनती के चंद हुक्मरान थे जिन्होंने अपने रियाया को कुछ अख्तियारात दिए हुए थे या उसकी भलाई के लिए काम किए गए थे, वरना रियाया ऐसे ही थी बेचारी, वो की नंगी। उनके पास कोई इतना बड़ा मसला था नहीं। और पाकिस्तानियों ने जब पाकिस्तान बना तो ये वो ज़माना था जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी। जब हम पस मंज़र में जाते हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद मगरबी अक़वाम में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में वहाँ दौलत ने जन्म लिया। वो बहुत ज़्यादा अवाम एक नई क्लास वजूद में आई। क्यों? इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्रियाँ लगी। फैक्ट्रियों में जो है असम्बली लाइन थी, बहुत लंबे लंबे ज़्यादा वर्कर चाहिए थे। जब वो ज़्यादा वर्कर चाहिए थे तो लोगों में एम्पावरमेंट भी आई, वो उनकी तंजीमें बनी, उन्होंने अपने लिए बेहतर हालात का सोचा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इकनॉमिक्स के जो कानून और ज़ाब्ते नए बनने शुरू हुए। ये नए ज़ाब्ते बनाने वालों में जॉन एडम स्मिथ और इस तरह के मैक्सवेल, बहुत सारे नए लोग थे। उन्होंने इस पे बड़ा काम किया और इसको वाकई एक आर्ट से ज़्यादा पूरा साइंस बना दिया। इससे पहले तक इकनॉमिक्स एक आर्ट था, लेकिन ये ज़माना था जब इसको एक साइंस बनाया गया। इस पे बड़ी ज़बरदस्त तहकीक हुई मगरिब में। हमारे यहाँ नहीं होती तहकीक। मगरिब में इस पे जो तहकीक हुई उसका नतीजा ये हुआ कि मगरिब बहुत ज़्यादा आगे निकल गया इसमें, और वो लोग बिज़नेस करने के जो कट थ्रोट तरीके थे वो एक तो आ गए। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी में इससे पहले इंडिया जो है, हमारे यहाँ शिप डाक यार्ड बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे और लकड़ी के जो डो बनते थे वो बहुत ज़बरदस्त बनते थे इंडिया में। पारचा बाफ़ी की सनत में बंगाल और कलकत्ता का बहुत नाम था। हमारे यहाँ की पॉटरी सारी दुनिया में जाती थी, चीनी के जो बर्तन बने हुए होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम आते थे हमें, और हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती थी। फिर ये कि खेती बाड़ी उस वक़्त अजनास जो है, हमारा इलाका बहुत ज़बरदस्त था। सोने की चिड़िया से ऐसे ही नहीं कहते थे। हमारे पास हर किस्म का धातें थी, हमारे पास हर किस्म के कीमती पत्थर थे, हमारे पास हर किस्म की अजनास यहाँ होती थी। उसका नतीजा ये निकला कि कपास और इस तरह की चीज़ें निकल के, और सेकंड वर्ल्ड वार जो लड़ी है अंग्रेज़ ने, वो इन हमारी चीज़ों को ले जा के लड़ी है। तो ये इकनॉमिक्स से हम दूर होते गए और दुनिया ने जो है वो क्वांटम जंप लिया। उस वक़्त इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहिया की ईजाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूरोप ने उस वक़्त उठाया। हम लोग पीछे रह गए, ये हमारी मेन वजह थी। हम जंग भी इसीलिए हारे थे। बाय द वे, मुग़लों, आपको अगर पता हो, निज़ाम ऑफ दक्कन की 1 लाख की फ़ौज थी, जिसको 5000 अंग्रेज़ थे, 15,000 अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, और उन्होंने साथ सिपाहीज़, ये सिपाही जो फ़ौज में आया है ये वो स्पॉइज़ कहते थे, SPOY। स्पॉइज़ वो रखते थे हिंदुस्तानी फ़ौजी, नौकर रखते थे पैसों के लिए लोग उनके। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ते। वो इस तरह से उन्होंने अपनी फ़ौज बनाई हुई थी, लेकिन बेसिकली जो बारूद का इस्तेमाल वो कर रहे थे उसने इनको चकरा कर रख दिया था। तो यहाँ भी हम साइंस में पीछे रह गए, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए थे। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही बढ़नी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ना कर सके। तो हम क्योंकि शुरू से पीछे थे, हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जो इस बात को सोच सकते कि भाई क्या निज़ाम होना चाहिए। अपना निज़ाम हम वज़ा करने के काबिल नहीं थे। फिर जो हमारे ऊपर जो सियासतदान आते हैं वो स्पेशली इस तरह के होते हैं कि वो नहीं कर सकते आपको कि किस तरह के लोग होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए।
विजन नहीं था हमारे लोगों में। तालीम, जदीद तालीम से हम नाशना थे। थोड़े से लोग थे जिन्होंने जदीद तालीम हासिल की थी, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और इस तरह गिनती के चंद लोग थे, उन्होंने जदीद तालीम हासिल की थी। तालीम की फरावानी हो तो उसमें बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिनके पास विजन होता है। विजन ऐसे ही नहीं आ जाता, तो विजन लेने हासिल करने के लिए जो है वो बहुत सारा कुछ आना चाहिए पहले, वो नहीं था हमारे पास। खैर, ये सारी चीज़ें तो वो थी जो नहीं थी, जो थी उनसे भी हम फ़ायदा नहीं उठा सके कि हम अपनी जो पुरानी सनत थी हम उसी को ज़्यादा चला सकते, क्योंकि अब अयूब खान जो है वो कोई सियासी लीडर तो नहीं था ना, फौजी था। उसको क्या पता कभी अब ये किस तरह से लोगों को इस तरीके लाना है कि भी वो अपनी मर्ज़ी से लगाएं। उसको ये चीज़ इस तरह का एहसास नहीं था कि सियासी जोड़ तोड़ से लोगों को हलाशेरी करके कैसे लगाया जाता है। ये चीज़ें जो है वो हमारी इसमें कमी का बायस बनी। तो जंग बज़ाते ख़ुद एक ऐसी चीज़ है कि जंग के ज़माने में तरक्की बहुत होती है, क्योंकि यू आर डेस्परेट, आप तो अपनी जान के लिए लड़ रहे होते हैं, तो उसमें आप बड़े जुगाड़ निकालते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं। वो नई नई चीज़ें जो बनी हुई थी वो सारी जो थी वो इंडस्ट्री में काम आई। वो जो टेक्निक्स थी, वो जो इतने ज़बरदस्त किस्म के फ़ौज के इंजीनियर थे, उन्होंने बाहर आके जो है वो उन्होंने हर चीज़ में कामयाबी हासिल की और बहुत कुछ बनाया, रॉकफेलर बने। हम लोग तो 2 वक्त की गुलामियों में हमें ये कर दिया था कि हम 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ सोच नहीं सकते थे। वो जॉन एडम स्मिथ पैदा कर रहे थे और हम गोरे साहब और ब्राउन साहब पैदा कर रहे थे। तो इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी हो और इस तरह की जब नॉलेज का हाल हो तो उसमें क्या होगा। तो ये इक्तिसादी क्राइसिस का समझ लें आगाज़ इस तरीके से बनता है, पॉलिसी बनाने का जब आपको पता ही ना हो। फिर भी अयूब खान ने कम से कम ये तो किया कि चलो बाहर से ले आया बंदा, बाहर का बंदा भी ठीक है, आपको नहीं पता आप बाहर से हेल्प ले लेते हो। कुछ अरसे के लिए तो वो सही थी, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। तिरबेला डैम बनाया, मंगला डैम बनाया, हमारी मशीन टूल फैक्ट्री बनाई, आपकी जनाब जनरल मोटर्स बनाई, PIA खड़ी की, और भी बहुत से काम किए जो छोटे छोटे थे। ये तो बहुत बड़े बड़े काम थे। और इन्होंने पाकिस्तान में उसकी रीढ़ की हड्डी साबित हुई जो हमारी इंडस्ट्री थी। और इस सिलसिले में हमने कर्ज़े लेने शुरू किए। ये वो बीमारी थी जो हमने कर्ज़े लिए, तो उसमें जो है वो लोन ले लेकर जो हमने जो लगाई थी उसने हमें सही मानों में जो है आगे जाके तंगी दी। यहाँ पे आप दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि अयूब खान के ज़माने में 22 ख़ानदान बहुत मशहूर हुए थे। तो 22 ख़ानदान का तोड़ जो निकाला गया वो भुट्टो साहब आ गए जब, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सनतों को कौमिया लिया, नेशनलाइज़ कर लिया। बड़ी बड़ी सारी चीज़ें जो थी वो नेशनलाइजेशन का शिकार हुई। देखिए, नेशनलाइजेशन तो बहुत अच्छी होती है अगर वो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सारे लोग जो है मुहब्बे वतन हो, बहुत अच्छे आपके पास वर्कर ट्रेंड हो, जो कि दिल जान लगाने के लिए तैयार हो। इसके बावजूद भी उसमें उस तरह से वो नहीं रन की जा सकती जिस तरीके से होनी चाहिए थी। नतीजा ये हुआ कि हम जो तरक्की अयूब खान के ज़माने में हुई थी उस पर हमने पानी इस तरह फेरा कि हमने भर्तियाँ ज़्यादा की। जहाँ पे 500 की ज़रूरत थी वहाँ हमने 3500 लोग रखे। मैं इस सिलसिले में ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ। नेशनल मोटर्स में 81-82 के ज़माने में मैं जब गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जब बात हुई तो वो लोग उसने बताया उस ज़माने में जबकि अभी इब्तदाई ज़माना था और ये सारे भुगत चुके थे, हम भुट्टो साहब को भुगत चुके थे। उस वक़्त उसने बताया कि 2500 मुलाजमीन या 5000 मुलाजमीन की जहाँ 5000 मुलाजमीन की जहाँ जगह थी वहाँ हमने 25000 मुलाजमीन भर्ती किए हुए हैं। 5 गुना ज़्यादा उस वक़्त थे और उसके बाद वाली हुकूमतों ने इसमें और भी ज़्यादा भर्ती की। इतने भर्ती की है कि हद ख़त्म हो गई। मैं PIA में भी जाता रहा, वहाँ एक दफ्तर था, वहाँ हमने फ़ोटोकॉपी और मशीन सप्लाई की थी। यकीन करें वो किसी एग्जेक्टिव का ऑफिस था और वो कभी उस ऑफिस में आके नहीं बैठता था। क्यों, वो पता नहीं आता भी था या नहीं, वल्लाहु आलम। हम हर महीने के बाद वहाँ जाके तो मशीन चेक करते थे, तो उसका काउंटर जो है वो हम फिगर लिखते थे, तो जो हमने चेक किया होता था तो वही चलता था।
उसके अलावा किसी ने कोई 2-4 कोई जाति बनानी हो तो बनानी हो, और वो मशीन नहीं चलती थी, ना कोई वहाँ आके बैठे ना काम करे। इस तरह के लोग वहाँ पे थे। वो सिर्फ भर्ती था तो बस भर्ती की वजह पर प्राइवेट भर्ती किया हुआ था। इस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री की बुनियाद डाली गई थी उसका बेड़ा गर्क हुआ। ये अनफॉर्चुनेट था, अनकॉल्ड ऑफ था, कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी। कम से कम जो बने हुए महकमे उनको तो आप ख़राब ना करते, लेकिन ये हुआ। तो फिर भुट्टो साहब के ज़माने में यही बहुत बड़ा, उन्होंने फाइनेंशियल करप्शन इस तरह नहीं की कि भी अपने ख़ानदान को उन्होंने पाला हो या उसके लिए पैसे बनाए हो, ऐसे नहीं था। उनके हवारियों ने ज़रूर बनाया। कुछ लोग थे उनके, कुछ लोग जो उनके साथी थे वो बड़े अच्छे भी थे, वो अपने मकसद से भी, वो फिर भी अपने मकसद के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना माल बनाओ वाली मुहिम में भी हिस्सा लिया, लेकिन वो कम लोग थे। इस तरह पाकिस्तान को नहीं लूटा गया जो आगे आने वाले सालों में लूटा गया। आने वाले सालों में हमने क्योंकि भुट्टो साहब के पास ज़िया-उल-हक साहब आए थे, वो एक तवील अरसे तक रहे थे। इस तवील अरसे में ज़िया-उल-हक साहब को अमेरिकन इमदाद भी मिलती रही, और हम जो है वो अपनी सर्विसेज बनाते रहे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं, इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी हुई प्राइवेट शोबे में। वो ऐसी हुई कि काम चलते रहे, हमारे कुछ ना कुछ काम चलते रहे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा था। लेकिन ज़िया-उल-हक साहब का जो बेसिक उनका जो कारनामा था वो अफ़गान वार थी। उन्होंने अफ़गान वार लड़ी, और इस अफ़गान वार के दौरान उन्होंने ये भी किया कि पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया। ये एटम बम कभी नहीं बन सकता था अगर ज़िया-उल-हक जैसा मजबूत ईमान का बंदा ना बैठा। तो पाकिस्तान से वो कमिटेड था, जो मर्ज़ी कर ले। उसने कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं की, एक धेले का पैसा नहीं उसने अपने लिए कमाया। जो कुछ किया पाकिस्तान के लिए किया। मर्द मोमिन था, इस्लाम से उसको मोहब्बत थी। अब अगर थोड़ी बहुत सियासत जो है, वो बेवकूफ़ नहीं था वो। बहरहाल उसके आप जवाब देखें, जब उसके पे वो कोई फॉरेन साफ़ी पूछ रहा था कि भाई आपने एटम बम भी साथ साथ बनाते जा रहे हैं आप, और अमेरिका से इमदाद भी लेते जा रहे हैं, ये किस तरह का है? उसने आपको तो ज़रूरत नहीं है, हम आपको पैसे देते हैं। उसने ये कहा था कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपने क्या करना है एटम बम बना के? उसने कहा था कि भाई आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती, आज़ादी अनमोल होती है। तो और वाकई वो यही समझता था, उसने ये काम किया। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह अगले देखते हैं पार्ट में कि मज़ीद आगे क्या हुआ।